इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 25 चैप्टर में से सबसे कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक आता है वो चैप्टर नंबर 2 जो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। अगर मुझे सिटीजनशिप के बारे में जानना है तो मुझे जानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये दोनों डॉक्यूमेंट एक दूसरे से कैसे अलग हैं उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात आती है 26 जनवरी 1950 की, जिस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ था, ये पूरे देश पे लागू किया गया था। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में जब चैप्टर नंबर 2 में आते हैं तो 5 से 11 के बीच में सिटीजनशिप से रिलेटेड जो है वो क्लॉजेस दिए गए हैं। 26 जनवरी 1950 से पहले अगर किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप के बारे में अगर मुझे जानना है तो मुझे जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर नंबर 2 पे। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद किसकी सिटीजनशिप कैसी रहेगी इसको जानने के लिए मुझे जाना पड़ेगा द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो लॉजिक ये कहता है कि 26 जनवरी से पहले पहले इंडिया में किसी भी पर्सन की सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो डिफाइन करता है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप क्या होगी कैसे होगी उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खामोश है। वो जानने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 की तरफ। तो इन सारे क्लॉज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रोहन हिमांशु झा आप सबको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब ऑफिशियली चैनल रोहन हिमांशु झा के नाम से। आप से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप ऐसा ज़रूर कीजिए, मुझे ये मोटिवेशंस मिलेगी। हमारे ऑलरेडी जो टॉपिक हैं वो आ चुके हैं, प्रेमबल के 3 टॉपिक हम लोगों ने किए हैं। अपना प्यार बनाए रखें और अगर आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। रोहन हिमांशु झा के नाम से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो जितने भी मेरी वीडियोज़ आते हैं उन सबके लिंक और पीडीएफ दोनों ही प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ साथ में यूपीएससी से रिलेटेड जो जो कॉन्टेंट्स होते हैं, चाहे वो टॉपर से रिलेटेड हो या फिर उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बना रखी हो, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर शेयर की जाती हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं किसी भी मैटर को लेकर के कि यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है तो आप मेरे प्रोफाइल सेक्शंस में आकर के यहाँ पर मैसेज वाले ऑप्शंस में जाकर के क्लिक कर सकते हैं। आप ज्वाइन कर लेंगे मेरे दूसरे ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप के क्लॉजेस को समझने के लिए। तो बात होती है यहाँ पर कौन से आर्टिकल की, 5 से 11 के बीच में। अब ये 5 से 11 के बीच में क्या क्या बातें होती है उसको हम लोग समझते हैं। संविधान लागू होने के दिन से ही किस व्यक्ति की सिटीजनशिप इंडियन होगी इसके लिए मुझे पार्ट नंबर 5 में जाना पड़ेगा। वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारत की किसी भी टेरिटरी में रहते हुए डोमिसाइल हो, इसके साथ साथ वो भारत की किसी भी टेरिटरी में पैदा हुआ हो या फिर उसके किसी भी पेरेंट्स में से या तो मदर या फादर में से कोई एक भारत की टेरिटरी में पैदा हुआ हो, या फिर उसे भारत में रहते हुए जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उससे 5 साल पहले से ही उसे एज ए रेजिडेंट जो है इंडिया में रहना होना चाहिए, यानी 26 जनवरी 1945 आफ्टरवर्ड्स वो इंडिया के अंदर रहा हो। ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंडिया का सिटीजन मान लेंगे। ये है आपका आर्टिकल नंबर 5, यानी वो ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को किस व्यक्ति को मैं इंडिया का नागरिक मानूंगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसमें पहली कंडीशन ये है कि या तो वो खुद पैदा हुआ होना चाहिए, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरी कंडीशन पूरी हो, उसके मॉम या डैड में से कोई एक व्यक्ति जो है भारत की टेरिटरी में पैदा हुआ हो। अगर ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 उससे ठीक 5 साल पहले उसे इंडिया के किसी भी टेरिटरी में रहते हुए होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है मैं इंडिया का नागरिक मान लूंगा। ये है 26 जनवरी 1950 के दौरान में, यानी आर्टिकल नंबर 5। अब आर्टिकल नंबर 6 पे हम चलते हैं। वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होकर के आया है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंडिया के सिटीजनशिप कैसे देंगे वो लिखा गया है आर्टिकल 6 के अंदर। ये बात बोली गई है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहा है वो व्यक्ति या तो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन टेरिटरी में अगर पैदा हुए हो, जो टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग डिफाइंड हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंडिया का सिटीजन मान लेंगे। अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पहले इंडिया में आ गया है तो ठीक है। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आता है तो फिर उस व्यक्ति को एक एप्लीकेशंस भरना होगा। उस एप्लीकेशन यानी उस फॉर्म को फिल करके उसे एक ऐसे पर्सन को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए अथॉरिटी अपॉइंट किया होगा, या फिर वो ऑफिसर जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया होगा,
ऐसे ऑफिसर को वो एक एप्लीकेशंस देगा और वो ये बताएगा उसमें कि उसे इंडिया में रहते हुए 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ हो चुके हैं, तो अब मुझे इंडिया की सिटीजनशिप दी जाए, तो वो अथॉरिटी ऑफिसर उसे इंडिया की सिटीजनशिप दे देगा। यह आर्टिकल 6 मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान का हिस्सा था अभी, वो पाकिस्तान से अगर इंडिया की तरफ आ रहा है तो हम उस व्यक्ति को भी सिटीजनशिप दे देंगे। लेकिन या तो वो या उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन टेरिटरी में पैदा होने चाहिए, जो स्पेसिफाई होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पहले इंडिया में आ गया है, गुड है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है वो, तो उसके लिए उसे इंडिया की टेरिटरी में रहते हुए 6 महीने बिताने होंगे। फिर फॉर्म भरना होगा कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए तैयार हूं। उसके लिए उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस अथॉरिटी और ऑफिसर को अपॉइंट करेगी, ऐसा फॉर्म उसको एंटाइटल करके देना होगा और वो व्यक्ति तय करेगा फिर उसकी सिटीजनशिप को। यह है आर्टिकल 6। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 7 की तरफ। जिस तरीके से आर्टिकल 6 ये बात कहती है कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आया है उसको हम लोग इंडिया की सिटीजनशिप देंगे, सेम मैनर में आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो व्यक्ति पहले इंडिया का हिस्सा था वो पाकिस्तान गया, कब? वो 1 मार्च अगर 47 के बाद पाकिस्तान चला गया तो हम ऐसे व्यक्ति को जो है इंडिया का सिटीजन नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति वापिस आ गया, यानी रिवर्स माइग्रेशन हुआ, लेकिन ये रिवर्स माइग्रेशन उसकी मर्जी से नहीं होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा परमिट जारी किया जो रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न के बारे में बात करती है, इस पॉलिसी के तहत अगर कोई वापस इंडियन टेरिटरी में आया है यानी रिवर्स माइग्रेशन हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को जो हम आर्टिकल 7 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन जो है वो मान लेंगे। आर्टिकल 8 ये कहता है जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हो सकता है कि उस समय कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, कुछ ऐसे पर्सन भी थे जो इंडिया में नहीं रह रहे थे, इंडिया से कहीं बाहर रह रहे थे, जैसे वो इंग्लैंड रह रहे थे, जैसे वो अमेरिका रह रहे थे। तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंडिया का सिटीजन नहीं मानेंगे क्या? तो ऐसे व्यक्तियों के लिए इंडिया का सिटीजन होना, इसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 8 में जाना पड़ेगा, जो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है लेकिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान वो आउटसाइड इंडिया रह रहा था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे भी पर्सन को हम लोग इंडिया का सिटीजनशिप बनाएंगे या रखेंगे। लेकिन या तो वो खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन टेरिटरी में पैदा होने चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्लॉजेस के अकॉर्डिंग डिफाइंड हो। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया मान लेंगे। लेकिन वो व्यक्ति, जैसे वो इंग्लैंड में रह रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, इंग्लैंड के अंदर जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो काउंसलर है, जो डिप्लोमेट्स है, उनके पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा और वो कहेगा कि मैं इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता हूं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इंडिया का सिटीजनशिप दे देंगे। यह है आपका आर्टिकल 8। हम लोग आर्टिकल 9 पे जाते हैं। हमने इंग्लैंड से कंसेप्ट उठाया जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप में आप सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की ही सिटीजन रहोगे, जैसे हम सब इंडिया के नागरिक हैं, हम किसी भी स्टेट के नागरिक नहीं होते। अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। जब आर्टिकल 370 इंडिया के अंदर इफेक्टिव था जम्मू कश्मीर के केस में, तो हम ये कह सकते थे कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो ड्यूल सिटीजनशिप को एंजॉय करते थे, वो कश्मीरी भी थे और वो इंडियन भी थे। लेकिन एब्रोगेशंस ऑफ आर्टिकल 370 के बाद वो ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम किसी भी स्टेट में ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं देते, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हम लोगों ने इंग्लैंड से यानी यूनाइटेड किंगडम से उठाया हुआ है। तो इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो ड्यूल सिटीजनशिप ले लेता है या फिर वो किसी भी दूसरे फॉरेन स्टेट की अगर सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो सिटीजनशिप है वो खत्म कर दी जाएगी आर्टिकल 9 के तहत। तो ऐसा पर्सन जो इंडियन है, सिंगल सिटीजनशिप एंजॉय कर रहा है, भारत से बाहर गया, भारत से बाहर जाने के बाद उसने उस देश की सिटीजनशिप ले ली, तो मुबारक हो दोस्त, ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप जो है आपकी खत्म कर दी जाएगी। यह है आपका आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 पे हम जब चलेंगे तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सिटीजनशिप को एंजॉय करता है, उस व्यक्ति की सिटीजनशिप को खत्म नहीं किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस ऐसा कोई लॉ ना बन जाए जिसमें उस व्यक्ति की सिटीजनशिप को डिबार ना किया गया हो।
अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आपकी जो सिटीजनशिप है जो एक बार ले ली वो कंटिन्यू रहेगी, उसको कोई नहीं छेड़ेगा, उस पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मुबारक हो, ये है आपका आर्टिकल 10। लेकिन जब हम आर्टिकल 11 पे चलते हैं तो आर्टिकल 11 ये कहता है, यानी हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने डिबेट की थी, वो ये कहते हैं कि बॉस ऐसा है 26 जनवरी 1950 तक तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किसको हम लोग इंडिया का सिटीजन मानेंगे, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, इसकी जो क्लॉजेज है उसको रेगुलेट करने का काम हम लोगों ने पार्लियामेंट को हैंड ओवर कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया कि किसको हम भारत का नागरिक मानेंगे, लेकिन उसके बाद कौन नागरिक होगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेस है वो आप डिसाइड करें। जैसे अगर आप लोगों को ये भी पता हो कि आज हम लोग जब पेंडेमिक से पहले का दौर था तो उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे CAA और NRC को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। तब किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप कौन देगा या उसको लेकर के क्लॉजेस कौन बनाएगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो पार्लियामेंट ने ही तो अमेंडमेंट किया था कि हम किस व्यक्ति को इंडिया का सिटीजन मानेंगे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पर्सन जो मुसलमान ना हो, बाकी कोई भी हो, हम उसको इंडिया का सिटीजनशिप दे देंगे। तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इस क्लॉजेस को बना कौन रहा है, इस क्लॉजेस को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना रही है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशंस and termination of the citizenship and all other matters related to the citizenship, ये आपका आर्टिकल 11 है। तो हम लोगों ने 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल्स पढ़ लिए। तो हम लोग चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग सिटीजनशिप की। आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय हम लोग किस व्यक्ति को इंडिया का सिटीजन मानेंगे, जिसके पास डोमिसाइल होगा प्लस जो इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ वो या उसके पिता या फिर उसके मॉम या फिर दादा परदादा में से कोई एक इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ हो या फिर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल से पहले से वो इंडिया में रह रहा हो, हम ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल 5 के तहत जो है सिटीजन इंडिया का मान लेंगे। आर्टिकल 6 ये कहता है कि वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ माइग्रेट होकर के आया, यानी उसकी जो माइग्रेशन इंडिया में हुई है और वो अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है तो मुबारक हो, लेकिन अगर उसके बाद आया है तो 6 महीने वो इंडियन टेरिटरी में रहे, फॉर्म भरे अथॉरिटी को और उसके बाद वो इंडिया की सिटीजनशिप ले। तो जिस तरह से आर्टिकल 6 आप लोगों की माइग्रेशन कहता है, उसी तरीके से आप लोग ये कहिए कि आर्टिकल 7 जो है वो रिवर्स माइग्रेशंस की बात करता है। रिवर्स माइग्रेशन कैसे, पहले वो इंडिया में था, फिर वो चला गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान से फिर वो वापस इंडिया में आ गया, लेकिन ऐसा वो तब कर रहा है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई परमिट दिया है कि हम लोग परमानेंट रीसेटलमेंट और रिटर्न दे रहे हैं हम कि आप आकर के इंडियन टेरिटरी में बसिए। अगर आप रीसेटलमेंट एंड रिटर्न के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। तो ये है आपकी रिवर्स माइग्रेशन आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो इंडिया में नहीं थे, ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग इंडिया का नागरिक देंगे, नागरिक बनाएंगे, नागरिकता देंगे। बाकायदा वो उस कंट्री में जो कॉन्सुलर हैं या डिप्लोमेट्स हैं, आप उनके पास जाकर के ऐसा एप्लीकेशन देंगे तो हम लोग आपको इंडिया के सिटीजनशिप दे देंगे। आर्टिकल 9 ये कहता है कि वो व्यक्ति जो किसी भी वजह से दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है, क्योंकि इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, तो ड्यूल सिटीजनशिप आते ही हम आपकी सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, इंडिया की सिटीजनशिप, क्योंकि दोहरी नागरिकता भारत में नहीं हो सकती। और आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर एक बार आपने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली तो कोई भी, जब तक ऐसा कोई क्लॉज या लॉ नहीं बनाया जाता जिसमें आप अनफिट बैठते हैं, उसके बिना पे उसको छोड़ करके आपकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। नो वन विल स्टॉप इट फ्रॉम यू। ये आपकी एक राइट है जो कोई भी नहीं छीनने वाला। आर्टिकल 11 ये कहता है कि आज तक 26 जनवरी 1950 तक किसको किस तरीके से हम भारत का नागरिक मानेंगे, इस पे तो पार्लियामेंट ने सब कुछ बता दिया है 5 से 10 के बीच में, लेकिन उसके बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा, इसके लिए भारत की जो पार्लियामेंट है उसको हम लोगों ने फ्री हैंड दे दिया है। वो जो है कानून बनाएंगे कि किसकी सिटीजनशिप रखी जाए, किसकी सिटीजनशिप
हटे। जो हम लोगों ने 2019 में जो एक पूरा का पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का क्लॉज देखा था, वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही बनाया गया था, वो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के थ्रू ही हुआ था। तो पार्लियामेंट के पास पावर होगी सिटीजनशिप को लेकर के क्लॉजेस बनाने की, लॉ बनाने की। तो ये है आप लोगों का आर्टिकल से 5 से 11 के बीच में। तो सिटीजनशिप का जो है फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने आज देखा, सेकंड पार्ट कल आएगा, तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिए। तब तक अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के मोटिवेशंस की मुझे ज़रूरत है। अगर मोटिवेशन मिला तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोगों ने सिटीजनशिप को समझ लिया। सिटीजनशिप 5 से 11 बहुत ईजी है। इसको एक बार मेमोराइज करें, रिवीजन करें। इसके बाद आपको दोबारा सिटीजनशिप के 5 से 11 के बीच में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।